खाने पे जीएसटी, सांस लेने पे जीएसटी, इंटरटेनमेंट पे जीएसटी, ऐसा कोई सेक्टर है ही नहीं जहाँ जीएसटी नहीं है। उसकी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के सपने देख रहे थे। वहां आप मतलब चाइना से बड़ी पॉपुलेशन लेते हुए, मानव श्रम ज्यादा लेते हुए भी बहुत निचली रैंक पे पहुंच जाएंगे। जब वो रिटायर होगा एम्प्लॉय, तो गारंटीड पेंशन के लिए वो खाली हाथ घर जाएगा। हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। देखिए, बजट जो है वो आने वाला है। उससे पहले आम जनता के मन में और सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में चल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं और उनको जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मंजीत जी, और जो कि एक एक्सपर्ट हैं। और तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकमत हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। और हमारी जनता के कई सारे सवाल हैं और हमारे भी कुछ सवाल हैं बजट 2025 को लेकर के। तो सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे है वो टैक्स स्लैब को लेकर है सर। क्योंकि जी देखिए, जैसे जी सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि आए दिन मीम्स हैं या ट्रेंडिंग में भी टैक्स को लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत है। कि टैक्स जी स्लैब में इसको मतलब कि बहुत ज्यादा आम जनता को या मिडिल क्लास को आप कहें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इसको एक टैक्स टेररिज्म का भी नाम दिया जा रहा है। और मतलब ये आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं, और मतलब क्या इस बार के बजट में टैक्स में कुछ कटौती या क्या देखने को मिडिल क्लास को कुछ फायदा देखने को मिल सकता है? जी साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो एक्सपेक्टेड बजट है, आगामी जो बजट है फरवरी को आएगा, पूरे देश की नहीं बल्कि मैं इस बार कहूँ कि पूरी दुनिया को ही बजट पर उसकी नजरें हैं। उसकी दो वजह हैं। पहली ये कि पिछले 6-7 महीने से तकरीबन तकरीबन भारत का जो शेयर इंडेक्स है, सेंसेक्स है, वो आजकल गोता लगा रहा है। जब से ये सरकार बनी है तभी से गोता लगा रहा है। लोगों का बहुत पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात, इस समय भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो बायर्स नहीं है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपकी डिजिटल इंडस्ट्री हो, और चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज हो, बायर्स गायब है। आप खुद देखिए कि जो जीडीपी है पिछले साल 8.2% के आसपास थी ग्रोथ में। इस बार 7 पॉइंट समथिंग एक्सपेक्टेड थी। अभी बीच में उसको कट किया गया। पहले 7 पॉइंट समथिंग का जो एक्सपेक्टेशन था उसको घटा करके 6.5 लिया है। एक्चुअल में ये अभी भी 6 के अंदर है, 5.8 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो लोगों की जेब में पैसा आएगा कहाँ से? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत सरकार कैसे लोगों की जेब में पैसा देगी? तो उसके केवल दो तरीके हैं। लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए, और लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए उन पर टैक्स कम से कम लादा जाए। हो क्या रहा है? आमदनी बढ़ नहीं रही है। आमदनी वहीं की वहीं ठहरी हुई है। 10 साल से अभी सरकार ने हालांकि पे कमीशन के गठन का ऐलान किया है। उसको भी आने में 1-1.5 साल 2 साल लगेगा, क्योंकि 7-8 महीना 10 महीना तो लगेगा कमीशन को अपनी रिपोर्ट बनाने में। तो वो तो जब आएगा तब लोगों की सैलरी बढ़ेगी। वो तो 1% लोगों का काम होगा जो सरकारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो फैक्टर है कि लोगों की परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, खर्च कैसे करें। जब तक खर्च नहीं करेंगे तब तक वो घूम करके पैसे का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि जो मार्केट में जो टैक्सेशन है इसके स्लैब को कंट्रोल किया जाए। छोटे तबके के जो व्यापारी हैं, उन्हें जिन्हें मजबूरन चोरी करनी पड़ती है, उनको टैक्स के दायरे से थोड़ा सा राहत दी जाए। वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए फिर बात आती है कि जीएसटी के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। गुड्स एंड जो सर्विसेज टैक्सेस हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। अब 20 लाख का कोई बिजनेस करता है, वो डायरेक्ट टैक्स के अंडर में अगर आ रहा है, उसको सीधा सीधा उतना टैक्स देना है, तो वो जाहिर सी बात चोरी करेगा। तो इसको देखने के लिए सरकार को दो चीजें करनी ही पड़ेंगी। पहले कि टैक्स के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करे, उसको ठीक करे। और दूसरा, लोगों की सैलरी के लिए पे कमीशन की जल्द से जल्द संस्तुतियों को लागू करे, वो ठीक से काम करे। जी साक्षी जी।
अ, सर, जैसे आपने बोला कि लोगों की जो खरीदने की पावर है या जो चीजें हैं वो कम खर्च कर रहे हैं, यही आपने जी मेजरली बात बोली। जी क्या इसका कुछ लेना देना जीएसटी से भी है? क्योंकि इस बार जो लोगों की उम्मीदें हैं या सवाल है वो जीएसटी को लेकर सबसे ज्यादा भी उठ रहा है कि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो कई सारी चीजों में कम होना चाहिए। जी जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बात करें या कार्स की अगर हम बात करें या फिर गोल्ड की अगर हम बात करें, तो अगर परसेंटेज या जी फिर खाने को लेकर भी बीच में आपने जी देखा होगा, वो भी सोशल मीडिया पे जी बहुत चलने लगा था कि जीएसटी जो है हर चीज पर जीएसटी लगा हुआ है। आप जी सांस ले जी रहे हैं, थोड़े दिनों बाद सांसों पर भी जीएसटी लगने साथ में लगेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। हम्म। जी तो साक्षी क्या? जी, ये आपने अच्छी बात कही कि सांस लेने पे जीएसटी, सांस लेने पे तो जीएसटी लग चुकी है, क्योंकि वो आपको शायद डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करूं, जो आपने सांस लेने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सांस तो आदमी को साफ मिल नहीं रही है, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, घर में ओजोनाइजर, घर में वो एयर फिल्टर, दुनिया भर की चीजें आदमी को मजबूरन खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। है हालात ये हैं। तो सरकार डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन इनडायरेक्ट तो जा ही रहा है, क्योंकि उसे साफ मिल नहीं रही है हवा। साफ हवा करने के लिए उसको घर के अंदर कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ रहे हैं, और वो इतने महंगे हैं कि कहीं ना कहीं जीएसटी के चलते छोटे छोटे, जिन्हें मतलब जो है छोटी कंपनियां बना सकती हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें तैयार कर सकते हैं, और उनकी लागत 15,000 से घट करके 5,000 के अंदर की जा सकती है। लेकिन 5,000 की जगह लगाना पड़ रहा है आदमी को 15,000। अब वो 15,000 लगाने वाला मार्केट में कितना आदमी है? जो 5,000 लगा सकने वाले लोगों की संख्या कई गुना मल्टीपल हो सकती है। वही 15,000 लगाने में एक आदमी मिलेगा, दो आदमी मिलेगा, 5% मिलेगा। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आपने बात कही कि फूडिंग की, कि खाने पे जीएसटी, सांस लेने पे जीएसटी, इंटरटेनमेंट पे जीएसटी, ऐसा कोई सेक्टर है ही नहीं जहाँ जीएसटी नहीं है। सरकार का तो बस चले तो कि मतलब जो है कि किसान के ऊपर अलग से एक जीएसटी लगा दे। तो ये जीएसटी तो हम सारे लोग दे ही रहे हैं, मतलब डायरेक्ट दे रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन दे सभी रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि किस प्रोडक्ट पर किस लेवल की जीएसटी होनी चाहिए। बेसिक नीड्स जितनी भी हैं, डेयरी से लेकर के, बिजली से लेकर के, फूडिंग तक, उन सब को एट लीस्ट एक परिवार का एक स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए, कि जब आपने सैलरी के लिए, लोगों के वेतन के लिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया कि एक परिवार में 4 आदमी होते हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 2700 पर कैलोरी, 2700 पर कैंडिडेट कैलोरी का कंजम्पशन है, जिसके बिहाफ पर आप जाकर के मिनिमम वेजेस तय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो जो मिनिमम वेजेस आपने तय किया, उस परिवार की जो मिनिमम नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या उन चीजों पर जीएसटी हटाई जानी जरूरी नहीं है क्या? तो एक आदमी की जितनी, एक परिवार की जितनी बेसिक नीड है, एटलीस्ट उस पर उसको कोई दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ना चाहिए। ये तरीका होना चाहिए। सरकार को इसके लिए इस पूरे सिस्टम को ही रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं बात कहूँ कि एनर्जी की, ऊर्जा की, क्योंकि जितनी घर में इक्विपमेंट्स हैं, गैस सिलेंडर को छोड़ करके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे बिजली से चलते हैं, सारे के सारे बिजली से चलते हैं। तो एक बेसिक नीड बिजली है आज की डेट में। तो एटलीस्ट सरकार को मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टैक्स पेयर है। बाकी तरीकों से हर जगह वो टैक्स पे कर रहा है, और गवर्नमेंट उसको ये बेसिक रेमिडिस देनी पड़ेगी। एक परिवार के ऊपर कितना पानी है जो उसको मिलना चाहिए, एक परिवार के ऊपर कितना इंटरटेनमेंट का गवर्नमेंट को उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, एक परिवार के ऊपर कितना फूडिंग पर खर्च करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर कितना देना पड़ेगा, ये एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तब जा करके लोगों की मार्केट में जो है परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ पाएगी कहीं। जी सर, तो क्या जीएसटी इस बार के बजट में, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या बेसिक कुछ और आइटम्स हैं जिन पे कम हो सकती है? आपको क्या लगता है इस पे कि जीएसटी कुछ बेसिक आइटम्स पे इस बार कम हो जाएगी? देखिए, मैंने जो डेली नीड्स की आपसे बात कही, जितने भी घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी, वो चाहे फूडिंग में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, चाहे वो एनर्जी आधारित हो, इन सभी से
जीएसटी हटाई जाने की जरूरत है। एक मिनिमम परचेजिंग के लिए जब सारा कुछ सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया, अब कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। अगर कोई भी चीज परचेज कर रहा है, पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दिया है, अकाउंट आपका एक ही है, अगर अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, आपके नाम है, तो वो उसकी लिमिट अगर सरकार तय कर दे कि इस अकाउंट से इतनी परचेजिंग हर महीने के शुरुआत में जितनी भी हो जाएगी इस लेवल तक, उसके बाद जीएसटी देना पड़ेगा उसको, तब तक उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं। मोबाइल से लोग पेमेंट कर रहे हैं, कैश कैश पेमेंट ऑलमोस्ट लेवल 10 तक आ गया है। मतलब अगर मैं 100% की बात करूं, आज 90% जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट है। तो सीधी सी बात है, जितने भी बायर्स हैं, जितने भी परचेजिंग का प्रोडक्ट है जहां कहीं भी, उसकी एक लिमिट तय कर दी जाए और वहां तक वो जो भी पेमेंट करे वो जीएसटी लेस हो। ये तरीका होना चाहिए। जी सर। सर अभी हम दिल्ली एनसीआर के आपने पिछले सवाल में मुझसे बातचीत की, इसी बीच दिल्ली चुनाव भी है और दिल्ली चुनाव में रेवड़ियों की बातचीत हो रही है बहुत ज्यादा कि मुफ्त की जी। रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां। हालांकि जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं उनको लेकर के देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, अलग अलग पार्टी का अलग अलग सवाल है, जवाब है। लेकिन अब ऐसे ही बजट में भी कुछ मुफ्त की रेवड़ियां होती हैं, जैसे कि हम सभी सब। किसान निधि हो गई, या फिर आपका सम्मान निधि हो गई। तो इनका जो कैलकुलेशन है, जैसे अगर हम पिछले बजट में देखें तो वो भी मिलता है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या कुछ और भी इसमें फ्री रेवड़ियां हमें मिल सकती हैं, या फिर देखिए किसानों को देखिए लेकर के? देखिए साक्षी जी, किसान तो एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। वो अपने प्रोडक्ट्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी चाहते हैं। वो तो आज तक मिली नहीं। किसान बिल जरूर सरकार ने वापस लिया है, लेकिन जो मेन डिमांड थी वो आज भी अधूरी है। एमएसपी अभी भी नहीं मिला है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, चाहे सिंगापुर उठा लीजिए, मलेशिया उठा लीजिए, यूएस उठा लीजिए, कहीं भी उठा करके देख लीजिए, बेसिक जो नीड है, पहले था रोटी कपड़ा और मकान, ये जरूरतें थी आदमी की। अभी केवल उतना उतनी जरूरतें नहीं रह गई, अभी इंटरटेनमेंट, अभी डिजिटल इंटरनेट इनकी जरूरत है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल की जरूरत है, अभी जरूरत है एजुकेशन की। वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, और तरीके से भी टैक्स दे रहे हैं। लोग जो बिजनेस करते हैं वो वहां से टैक्स दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब लोग सरकार को एम्पावर कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो क्या सरकार की कोई लाइबिलिटी ही नहीं है? फिर तो अगर अगर फ्री बीज है तो सरकार को सारे अस्पताल बंद कर देने चाहिए, सरकार को रेलवे बंद कर देना चाहिए, सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद कर देना चाहिए, सरकार को एजुकेशन पूरी बंद कर देनी चाहिए, सरकार को हॉस्पिटैलिटी पूरी बंद कर देनी चाहिए। फ्री बीज नहीं है। फ्री बीज का मतलब ये हो गया कि आप, कोई दूसरा अगर कर रहा है तो आप उसको फ्री बीज कह रहे हो। देश की एक तरफ सरकार ने ये कहा कि जब कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को कहा कहा उन्होंने कि वो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हालत राशन जुटाने की नहीं है। तो फ्री बीज तो ये है कि आप राशन भी बंद कर दो, क्योंकि कास्टिंग तो उस पर भी है, कोई तो पैदा कर रहा है, लागत तो वहां भी लगी है, उसको प्रोडक्शन में पांच पांच स्टेप वहां वहां भी बने हुए हैं। सर, एक बार किसान से गया सरकार तक, फिर सरकार से आकर के किसान के पास वापस आ रहा है। वो लोग कौन है? वो किसान ही है, छोटे छोटे मजदूर और किसान ही है। तो अगर फ्री बीज है तो आप उसको भी बंद कर दो, और फिर भारत की पॉपुलेशन जो 140 करोड़ है, 15 करोड़ रह जाएगी, 16 करोड़ रह जाएगी, मजे करो। तो फ्री बीज हटाने का मतलब आप ये कह रहे हो कि उस तमाम जो, जिसको हम ह्यूमन मतलब जो श्रम कहते हैं, मानव श्रम कहते हैं जिसको, तो उस मानव श्रम को खत्म करने की बात करो। मेरा तो यही मानना है कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी उसकी इकोनॉमी है। पहले सरकार ने इस डिपार्टमेंट का नाम ही मानव संसाधन रखा था, इसी वजह से एमएचआरडी नाम था उसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप फ्री बीज कह रहे हो जिनको एम्पावर करने के लिए, वो जब खुद एक मानव श्रम बल है, वो खुद एक रिसोर्स है, तो आप उसे, उस रिसोर्स को दूसरा रिसोर्स कैसे नहीं दे सकते? बताइए, उसके बिना तो वो आगे रिसोर्सफुल ही नहीं होगा। तो ये कोई फ्री बीज वाली कोई बात नहीं है, और ये केवल एक दूसरे पर दोषारोपण आरोप प्रत्यारोप करने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की,
जरूरत है साफ पानी की, जरूरत है साफ हवा की, वो नहीं मिल रही। सरकार उस पर बात नहीं कर रही, कोई सरकार उस पर बात नहीं कर रही। दिल्ली के चुनाव में कोई बात नहीं कर रहा है साफ हवा कौन देगा, क्योंकि शायद दे ही नहीं पाएंगे, यही वजह है। तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हम सबका ये एक 6 मूल अधिकारों के बाद एक सातवां जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि सांस लेने के लिए हमारा एटमॉस्फेयर हमें साफ हवा दे। और सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस पर वो कितना इन्वेस्ट करेगी अपने बजट से, इसको भी उसे कंसीडर करना पड़ेगा। जी साक्षी आपने जी। जो ये बात कही कि देखिए साफ हवा, पानी, बिजली, इनको लेकर के बातचीत शायद से हो भी रही है, लेकिन एक और चीज है जो लोगों को शायद से समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप उन्हें एक्सप्लेन करें। जैसे कि मुफ्त जी की रेवड़ियां जो हम बात कहते हैं, पर कुछ एक्सपर्ट्स या और लोगों का ये भी कहना है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं वो बेसिकली जनता का ही टैक्स है। और अगर मुफ्त की रेवड़ियां जी। जितनी बढ़ेंगी, क्या आगे आने वाले टाइम में टैक्स भी उस तरह से बढ़ जाएगा, या बजट में ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है? नहीं 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 नहीं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं कि ये जो है ना, इसका क्या है कि कॉन्टेक्स्ट बदला है, चीजें नहीं बदली हैं। अगर मुफ्त की रेवड़ियां हैं तो सबसे पहले इंदिरा आपने आवास दिए वो भी बंद कर दो, क्योंकि वो भी मुफ्त की रेवड़ियां हैं। आपने एजुकेशन फ्री दी, 12वीं तक बच्चों को एजुकेशन फ्री करी आपने, वो भी मुफ्त की रेवड़ियां, उसे भी बंद कर दो। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पे उस आदमी को चलने मत दो जो टैक्स नहीं देता है, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है, जो इनकम टैक्स नहीं देता है, उस पे चलना बंद करवा दो उसका। यही उसका तो मतलब यही हुआ। कल को आप ये कह दोगे क्योंकि ये फ्री बीज ले रहा है तो इसको जीने का भी हक नहीं, इसको सांस लेने का भी हक नहीं है। ये कोई फ्री बीज नहीं है, हमेशा से आया है, ये गवर्नमेंट की अमेनिटीज है, फ्री बीज नहीं। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं। और ये सरकार का काम क्या बचा है? सरकार का काम केवल क्या, रेवेन्यू जनरेट करना है? तो फिर हमारे संविधान से वेलफेयर शब्द को हटा दिया जाए, वेलफेयर स्टेट खत्म कर दीजिए, ये बचा ही नहीं वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के लिए ये हमारे संविधान की अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। और पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो मिनिमम लाइबिलिटीज को पूरा करने का वादा करती है, उनका मैनिफेस्टो ये कहता है, ये फ्री बीज नहीं है। रही बात क्या, उन पर उनको फ्री बीज देने से क्या दूसरे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ता है, ये बात आई। तो भैया, वो माचिस खरीदता है एक आदमी, पान खरीदता है, बीड़ी खरीदता है, या साइकिल से चलता है, या दूध खरीदता है, तो क्या उस पर आपको टैक्स नहीं देता है? अरे सबसे बड़ा संख्या तो उन्हीं का है, टैक्स तो वो दे ही रहा है। आप डायरेक्ट दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट दे रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो भी इस तरह की जो भी बात कहते हैं कि भारत के बजट में आज भी देख लीजिए सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों का है, जहां से उसको टैक्स आता है, या जिसको कहते हैं कि आप जिसका ब्याज आता है, सबसे बड़ा तो हिस्सा वही है। अब वो वहां कहाँ से आता है, ये देखिए जरा। तो ये मद बटे हुए हैं, राज्यों का हिस्सा अलग है, इनकम टैक्स अलग है, फिर मतलब जो है दूसरी चीजें अलग हैं। तो ये एक संतुलन बना हुआ है, उस संतुलन को बना करके एक वेलफेयर स्टेट को ही चलाया जा सकता है। अब पॉसिबल नहीं है कि आप एक पूरे बहुसंख्यक वर्ग को बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दो। ये हम सबकी लाइबिलिटी, सरकार का काम यही है, इसमें पूरे जो जो हमारा रेवेन्यू है उसका उसका सही से बंटवारा करना, राज्यों के भी सही से बंटवारा करना, कंज्यूमर्स के भी सही से बंटवारा करना। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास ही जाना है। इसमें दिक्कत क्या है? जिन लोगों सर ने उस पैसा पैदा किया वो भी तो पब्लिक से ही आ रहा है। माचिस बनाने वाली कंपनी को पैसा कहाँ से जा रहा है? क्या 15 लाख लोग अगर केवल मुल्क में होते तो माचिस बनाने वाली फैक्ट्री का काम चल पाता क्या? क्या वो रेवेन्यू नहीं चल जनरेट कर पाता। पाते क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर उसका उसका बढ़ रहा है, तो कल को हम कहने लग जाएंगे, कल को जो भी 50,000 रुपए महीने में कमा रहा है वो हर आदमी यही बोलेगा कि हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है। उन लोगों की संख्या कितनी है? 1% भी नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट की संख्या कितनी है? और क्या, सबसे बड़ा सवाल, जो पर इंडस्ट्रियलिस्ट है। पर सर हाँ इससे साक्षी जी। इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी पड़ता है, और खास करके मिडिल क्लास के ऊपर भी टैक्स स्लैब का पूरा प्रेशर बढ़ने लगता है।
देखिए साक्षी जी, एक सबसे सबसे बड़ी बात, जो मिडिल क्लास आप जो कह रहे हैं, मिडिल क्लास में भी दो क्लास है। एक अपर मिडिल है, एक लोअर मिडिल है। इसके बीच कोई ऐसा बंटवारा नहीं है। जो मिडिल क्लास, जो जो ये हुआ बनाया गया कि मिडिल क्लास है, मिडिल एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है। वो एक सीडो क्लास है, जो कभी अपर मिडिल में दिखता है, कभी लोअर मिडिल में आपको दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई प्राइवेट सेक्टर तबाह होता है, चाहे वो एयरवेज कंपनी हो, चाहे वो डिजिटल इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का हो, कोई भी कंपनी हो जहां हजारों लाखों लोग वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका हजारों करोड़ सरकार फिर क्यों माफ करती है? अगर क्या वो फ्री बीज नहीं है? अगर आप बर्बाद हो गए हो, दिवालिया हो गए, तो हो जाने दो सरकार को। सरकार को क्या फिर क्या जरूरत पड़ी कि 16,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया? क्या जरूरत पड़ी है? जब उनका 16,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया जाता है, तब उसको कोई ये नहीं कहता कि ये फ्री बीज है। अगर आप मिडिल मैन की हैसियत से देखो, एक एक लोअर मैन की हैसियत से देखो, तो उनके लिए वो फ्री बीज है। 16,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, 22,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। तो क्या ये फ्री बीज नहीं है फिर? अगर फ्री बीज का कॉन्सेप्ट आप लाए हो, तो वो जो राहत दी सरकार ने, जबकि सरकार का राइट था, आपको देना ही है, आप रहें या बचे, ये अलग बात है। तो ये मेरी नजर में ये फ्री बीज नहीं है, ये एमेनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, कंपलसरी फैसिलिटीज हैं, देना ही देना है। जी। उसके अलावा सर इनकम टैक्स में छूट सीमा को लेकर के कि 10 लाख रुपए तक की छूट सीमा होनी चाहिए, ऐसी लोगों की एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, हम लोग तो डिमांड 12 लाख की कर रहे हैं। 7 लाख से 7 लाख प्लस एडिशनल हमारे पास पहले से है। प्राइवेट सेक्टर में ये और एक्सीड करता है मेंटेनेंस के नाम पर। तो जो खास करके हम ये डिमांड इसलिए की जा रही है बेसिकली, क्योंकि आज जो बेसिक नीड्स है, जैसे मैंने पहले बात कही, तो 7 लाख रुपए उसकी साल की बेसिक नीड तो पहले से है, जो सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है। अभी इन्फ्लेशन और महंगाई के बीच में बहुत डिफरेंस खड़ा हो गया, उसके चलते 10 लाख से ऊपर इस स्लैब को करने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं करेगी, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि 85% लोगों की परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाया जा सकता। और जब तक उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, मार्केट में बायर्स नहीं आएंगे। बायर्स नहीं आएंगे, तो फिर वही बात आती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वो आपकी ग्रोथ नहीं दिखेगी। वो फिर 6, 6.5 से घट करके कल को 4.5 पे भी आएगी। और तब जहां आप विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के सपने देख रहे थे, वहां आप मतलब चाइना से बड़ी पॉपुलेशन लेते हुए, मानव श्रम ज्यादा लेते हुए भी बहुत निचली रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो टैक्स स्लैब के दायरे को, हमारा तो ये मानना है कि 1 लाख रुपए पर महीना ये करने की जरूरत है। अगर 12 लाख रुपए सालाना है, वो टैक्स फ्री होना चाहिए सीधे। उसके बाद जो सरकार ने नया रिजीम बनाया, ये ठीक है, ये काबिले तारीफ है। इस स्ट्रक्चर को 12 लाख के बाद से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि सर जिस मिडिल मैन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़े, ताकि वो ये ना कह पाए कि हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है इनको फ्री बीज देने से। जिस जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं पेंशन की, उसको लेकर के भी हमारे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो पेंशन, ईपीएफओ पेंशन को लेकर के है। उसको लेकर के ये डिमांड उठ रही है कि इसे बढ़ाकर 5,000 प्रति महीना कर देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मैंने पहले भी कहा है, ईएस जो ईपीएस 95 के जो लोग हैं, जो पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से उनकी लड़ाई चल रही है। पहले 1,000 रुपए थी, अभी वो 5,000 की डिमांड चल रही है। लेकिन मेरा साफ मानना है, वहां क्या है, जब इम्प्लॉय काम करता है तो 12% उनकी सैलरी से कटता है, और 12% इम्प्लॉयर डालता है। उस 12% के दो टुकड़े होते हैं, 9% 12% में मिला दिया जाता है, 3% अलग रखते हैं। 12 + 9 मिलाकर के रिटायरमेंट पर उनको दे देते हैं जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, और 3% पर उनको पेंशन मिलती थी जितनी भी बनती। अब 3% बहुत कम रकम होती थी, तो पेंशन उनको 200, 400, 500 रुपए मिलती थी। तो वो नाम मात्र की पेंशन थी। हमारा उस पर एक सीधा सीधा कहना है कि सरकार का 12, और यानी एम्प्लॉयर का 12 और एम्प्लॉई का 12%, इसको सेपरेट रखे जाने की जरूरत है। एम्प्लॉई का पैसा सीधा एम्प्लॉई को रिटायरमेंट पर, और जो बचा पैसा उस पर एम्प्लॉई को देना चाहिए। कैपेसिटी ये कि वो अगर चाहें तो उस पैसे को रिम्बर्स करके हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जितनी उसकी सैलरी थी उसका आधा, एटलीस्ट जब तक वो जिंदा रहे, पेंशन उसको मिले। और उस पेंशन पर हमेशा डियरनेस अलाउंस डीआर मिलना चाहिए।
जो डियरनेस रिलीफ है। लेकिन ठीक है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके साथ ये समस्या है। तो पांच, ना तो 1,000 रुपये सफिशियंट था पेंशन के लिए, और ना 5,000 सफिशियंट है। जब 50,000 में घर नहीं चल सकता, तो 5,000 रुपए की पेंशन, 5,000 रुपए की क्या आपको मेडिकल फैसिलिटी दिलाएगी? तो मैं इसको, इस मांग को ही जस्टिफाई नहीं मानता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि एटलीस्ट उनको आज के जो आज का जो हमारा महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से उनको एटलीस्ट 40,000 रुपए की बेसिक सैलरी की जरूरत है, मिनिमम पेंशन के रूप में। अब 5,000 की तो डिमांड ही मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं इस पर क्या कहूँ। और सर उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत उठ रही है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देना चाहिए इस बजट में। आपको क्या लगता है? देखिए, पुरानी पेंशन योजना हम लोग पिछले 10 साल से डिमांड कर रहे हैं, 12 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और सरकार ने कई बदलाव किए हैं। अभी अभी मतलब जो है, 2 दिन पहले ही, परसों ही, भारत सरकार ने सैटरडे को, मतलब छुट्टी वाले दिन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट लॉन्च कर दिया है। पहले हमारी डिमांड थी कि एनपीएस को वापस लें, तो सबसे पहला जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा के 14% किया था। सरकार बार बार रोना रो रही थी कि पेंशन देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन सरकार ने एकदम से 40% फंड बढ़ाया कंट्रीब्यूशन देने के नाम पर। तब सरकार के पास अचानक से फंड आ गया। फिर डिमांड हुई तो उन्होंने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में 30 मार्च 2021 को पुरानी पेंशन बहाल कर दी उन लोगों के केस में जिनकी इन सर्विस डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है। अभी परसों उन्होंने यूपीएस का गजट जारी किया। यूपीएस के गजट में उन्होंने ये प्रावधान किया कि सरकार अपने फंड को बढ़ा करके 18.5 करेगी, यहाँ 14% कर रही थी। अब उन्हें पेंशन देने के नाम पर वो कह रहे हैं कि पहले जो 10% आपका कटा, और सरकार ने जो 18.5% डाला, ये सारा का सारा सरकार ले लेगी। इसका मतलब जब वो रिटायर होगा एम्प्लॉय, तो गारंटीड पेंशन के लिए वो खाली हाथ घर जाएगा। तब आप सोचिए जरा कि 60-62 साल की उम्र में जब कोई खाली हाथ घर जाएगा, तो वो कैसे, पूरी जिंदगी तो वो अपना घर भी नहीं बना पाता है, कोई शौक नहीं कर पाता। जो छोटी छोटी नौकरियों में है लोग, वो आज के टाइम पर, जो भी अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि देखिए, जो गाड़ी 10 लाख की आ रही थी, अभी हमारा शिफ्ट चल रहा है पेट्रोल और डीजल से सीधा इलेक्ट्रिक पे। इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट आते ही तकरीबन तकरीबन 40 से 50% उनके दाम बढ़ गए। क्योंकि जो गाड़ी का बैटरी उसे डीजल और पेट्रोल से चलती थी, वो अगर 10 लाख की थी, तो बैटरी से चलने वाली गाड़ी आज वो 15 लाख की है। 50% का इजाफा है। शिफ्टिंग चल रही है, सारी कंपनियां उसी पे उसी उसी पे शिफ्ट कर रही हैं। मार्केट में गाड़ी वही है। अब लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ी नहीं ना। जिनकी बढ़ी, वो उनका 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 दायरा बहुत कम है, मतलब उन लोगों की संख्या बहुत कम है। एक जो मिडिल मैन है या जो लोअर तबके का आदमी, उसका तो वो बढ़ा ही नहीं। तो अब ये फिर वही वही बात घूम फिर करके आती है, परचेजिंग पावर है नहीं, और आप, तो कहाँ से आएगा वो तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो पेंशन में भी वही बात है कि सरकार, देखिए, ओपीएस को इस बजट में, मैं तो ये तो नहीं मान रहा कि सरकार जो है ओपीएस को बहाल करेगी। लेकिन हाँ, हमारा ये मानना है कि जो जरूरी 2 अमेंडमेंट हैं, वो चाहे एनपीएस में हो, और चाहे ओपीएस में हो, और चाहे यूपीएस में हो, वो किए जाने जरूरी हैं। और वो ये है कि इससे हम जो बात बताना चाह रहे हैं, इससे सरकार के ऊपर बर्डन नहीं, बल्कि सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने का अवसर मिलेगा। सरकार हर कर्मचारी से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक विकल्प ले ले, जो कि डेथ और डिसेबिलिटी पे उसने पहले ही दे रखा है, कि जब वो रिटायर होगा, तो वो गवर्नमेंट वाले एक्यूमुलेटेड फंड से पेंशन लेना चाहेगा, या उस फंड को सरकार को फिर से वापस कर देगा। उसके एवज में सरकार उसको 50% पेंशन की महंगाई राहत के साथ गारंटी देगी। अगर ये सरकार विकल्प देती है, तो करीब करीब 2033 से हर साल 2-3 लाख लोग रिटायर होने शुरू होंगे पूरे देश में। और वो जब एक्यूमुलेटेड अमाउंट सरकार को वापस करेंगे, तो सरकार का 2 से 3 लाख करोड़ रुपए पर एनम रेवेन्यू जनरेट होगा। जो पैसा उसने 30 साल पहले किसी कर्मचारी को डे वन से देना शुरू किया था, 30 साल बाद जब वो रिटायर हो गया, तो वो पैसा एक्यूमुलेटेड फंड के रूप में फिर से सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो
जबकि ये पैसा या तो एम्प्लॉय को मिलता है या उसके परिवार को, या फिर जिस कंपनी में वो एन्युटी खरीदता है जिस कंपनी से, उसके पास चला जाता है। सरकार को ये पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हो जाएगा, सरकार के पास कई लाख करोड़ रुपए सालाना आ जाएंगे, उससे वो अपनी तमाम पॉलिसीज को हैंडल कर सकती है। सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार दूसरे मदों में उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगी, सरकार दूसरे वेलफेयर काम कर पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा करना आसान है। और हर महीने जो हम लोगों का 12-13 हजार करोड़, 91 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, उनका 10% और सरकार का 14% मिल करके तकरीबन तकरीबन हर महीने 12-14 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। वो पैसा मार्केट में जाता है। तो ये जो पैसा मार्केट में जाता है, जिनके पास भी ये पैसा गया है, जो भी इस पैसे पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने बिजनेस को मतलब जो एक्सपेंड करते हैं, तो उनको इस पैसे पर एटलीस्ट मिनिमम रिटर्न की गारंटी देनी चाहिए। क्योंकि आप जब किसी बैंक से 1 लाख रुपए लें या 1 हजार रुपए लें, आपसे बैंक उस पर निश्चित ब्याज लेता है, या फिर मार्केट के हिसाब से फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेता है। लेकिन हमसे वो 12 हजार 14 हजार करोड़ रुपए हर महीने ले रहे हैं और उस पर एक भी पैसे की गारंटी नहीं है। ये आप खुद सोचिए जरा, कैसी अजीब बात है। जिस विकसित और विकासशील और जिस भारत विश्व गुरु भारत की हम संकल्पना को इमेजिन कर रहे हैं, उसका 12-14 हजार करोड़ रुपए बिना ब्याज के जा रहा है। तो सरकार को जहां से रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है, वो उधर भी उसको फोकस करना पड़ेगा। मंजीत जी, आप पेंशन के एक्टिविस्ट हैं और इकोनॉमिक डाटा अगर इंडिया का किसी के पास है वो आपके पास रहता है, तो इसमें आपकी एक्सपर्टीज तो है ही। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा क्या कोई और चेंजेस हैं पेंशन से रिलेटेड जो आप देख सकते हैं इस बार, की इस बार आ सकता है या देखिए आना चाहिए? जी जी, मैं दो बातों की तस्दीक यहाँ पर करूंगा कि वो जरूर आनी चाहिए। पहली, सरकार ने 6,250 करोड़ रुपए की बात करी है यूपीएस में देने की। सरकार को 6,250 नहीं, कम से कम 16,250 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सरकार यूपीएस में इस बात का प्रावधान करे कि सरकार केवल अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले, इम्प्लॉय का नहीं, इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके परिवार को दे। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि पे कमीशन के गठन का ऐलान किया और ये बात कही है कि 2 लाख करोड़ रुपए सरकार पर तकरीबन तकरीबन खर्चा आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का बजट इस साल जो भी आएगा वो 60 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। तो 2 लाख करोड़ रुपए 1/30वां हिस्सा है, बहुत छोटा अमाउंट है सरकार के एक साल के बजट के मुकाबले। जबकि पे कमीशन आता है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद आपको उस समय के बजट का 1/30वां पैसा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम सरकार को खुद एक सुझाव दे रहे हैं। हम 91 लाख कर्मचारियों के माध्यम से, सरकार हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए एक अलग कोष में जमा करती है, जिसको अलग अलग तरीके से सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कंपनियां उसको मार्केट में लगाती हैं। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि उस पैसे को सरकार अपनी योजनाओं में ले और या तो वहां से रेवेन्यू जनरेट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, और कर्मचारियों को उस पैसे पर एटलीस्ट मिनिमम ब्याज की गारंटी दे, जैसे कि वो जीपीएफ में देती थी, जिसे हम जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि बिना इस एनपीएस के स्ट्रक्चर को बिना स्क्रैप किए और ज्यादा एम्पावर किया जा सकता है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट किया जा सकता है, और लोगों को जो है आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती है। इसे दोनों ही पार्टियों का फायदा है, एम्प्लॉय का भी, गवर्नमेंट का भी और मार्केट का भी। क्योंकि एटलीस्ट पैसा तो मूव करेगा मार्केट में। पैसा तो बाकी, क्योंकि सरकार और कर्मचारी के बीच में दूसरे सेक्टर भी हैं, जो प्राइवेट फर्म है वो भी हैं, उनमें पैसा जाएगा, वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां दूसरी योजनाओं में लगेगा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तमाम चीजों में वो पैसा लगाया जा सकता है। जी। सर, और मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए, आप हमें बहुत विस्तार से अच्छे से सारी चीजें समझाते हैं। लेकिन अगर मैं आम जनता के लिए कोई बात कहूँ, इस बजट में आपको क्या लगता है कि ये चीज आनी ही चाहिए और होनी चाहिए, या इससे फायदा लोगों को होगा, या ये वाली चीज का वेट बहुत टाइम से हो रहा था? अगर ऐसी कोई चीज है या बजट पे अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज है तो वो आप हमें देखिए, बताइए। मैं साक्षी जी एक बात कहूंगा कि तमाम सेक्टर हैं, आम जनता एक्चुअल में कोई सेक्टर नहीं है। सरकार की नजर में
एम्प्लॉय भी आम जनता ही है। आम जनता नाम का कोई सेक्टर नहीं है, बजट में भी कोई सेक्टर नहीं है। सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सरकार खर्च करती है एजुकेशन पे, सरकार खर्च करती है फार्मा पे, सरकार खर्च करती है पीएसयू पे, सरकार खर्च करती है बैंकिंग से सेक्टर पर। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आम जनता को कुछ एमेनिटीज चाहिए होती हैं, वो सरकार इंश्योर करे। जैसे सबसे पहले उसकी सामाजिक सुरक्षा, अगर किसी के साथ कुछ हादसा होता है उसके परिवार के साथ, तो उसका बीमा का क्या, कितना बीमा सरकार सबको, जैसे सरकार कह रही है आयुष्मान भारत के नाम पर सबको 7 लाख तक का वो फ्री ट्रीटमेंट देगी, लेकिन हकीकत में धरातल पर आप देखेंगे तो उसको कौन से अस्पतालों में वो ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? क्या उसको जेन्यून ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या वो जो उसकी बेसिक नीड है, क्या वो उसको बिना परचेज करे मिल रही है? क्या बिना जीएसटी के मिल रही है? वो भी नहीं मिल रही। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या उसने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना बेहतर बना लिया है, इतना खर्च कर लिया है कि आम जनता उस पर ट्रेवल कर सकती है? ट्रेनों के किराए तो बढ़ गए हैं, एसी के नाम पर बसों के किराए बढ़ गए हैं, घटे कहाँ हैं? उनको रिवाइज करने की जरूरत है। और हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को यूनिफाइड रूप से पूरे देश के नागरिकों के लिए एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, जैसे आयुष्मान भारत बनाई, ऐसे ही हर आदमी का नेचुरल बीमा करे सरकार। हर आदमी को जितनी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जितनी भी हॉस्पिटैलिटी है, चाहे प्राइवेट हो, उनको एम्पावर करे, उनका जितना साल का बजट है उनको टेक ओवर करे, और वो लोग उसी उतनी ही अच्छी सुविधा दे एक प्राइवेट आदमी को भी, जिसको हम आम आदमी कहते हैं। आयुष्मान भारत, तभी तो आयुष्मान भारत का फायदा है, नहीं तो सरकारी अस्पतालों में तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। एम्स में आदमी जाता है तो वहां मतलब जो है एक दलाल बैठा रहता है जो 1,000 2,000 रुपए लेता है, तब जाकर के उसका पर्चा बनता है, नहीं तो पर्चा ही नहीं बन पाएगा। तो कहने के लिए कि मतलब आयुष्मान भारत कार्ड बन गया, लेकिन फैसिलिटी कहाँ है, अमेनिटी कहाँ है, धरातल पर कहाँ है? तो ये सरकार को करने की जरूरत है। बाकी देखते हैं कि बजट में क्या आता है, सरकार का किस पर फोकस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी आपका। और जैसा आपने हमें समझाया बहुत ही आसान भाषा में, और दर्शकों ये तो जब असली बजट आएगा तभी समझ में आएंगी सारी बातें, क्या आया है क्या नहीं आया, और तब तक ये सारी चर्चाएं चलती रहेंगी। लेकिन अगर आपके कोई सवाल है जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि उन सारे सवालों को हम मंजीत जी से पूछें और आपके लिए वो जवाब लेकर आएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।